नमस्कार, मैं घनश्याम मीना, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्री में आपका स्वागत है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मा, ताप और ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। तो सबसे पहले हम ऊष्मा के बारे में प्रकाश डालें। ऊष्मा क्या होती है? आपने कई बार देखा होगा कि जैसे बहुत ठंडा पानी है, बर्फ़ के समान ठंडे पानी को गर्मी में खुला छोड़ देने पर वो गर्म हो जाता है, लेकिन उसी प्रकार से गर्म कॉफ़ी का प्याला ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि पानी व कॉफ़ी व इसके वातावरण के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण से इनका ठंडा हो जाते हैं। तो ये ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है ये तब तक होता रहता है जब तक तापीय साम्य स्थापित नहीं हो जाता, अर्थात निकाय व उसके चारों ओर का वातावरण का ताप समान नहीं आ जाता। ये इस बात को भी दर्शाता है कि ऊर्जा सदैव उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान की वस्तु की ओर संचरित होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये ऊर्जा किस रूप में संचरित होती है? ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में संचरित होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो दो या अधिक निकायों या एक निकाय और उसके वातावरण के बीच तापांतरण के कारण से स्थानांतरित होती है। अब इस ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है? इसको जूल ने यांत्रिक कार्य और ऊष्मा की तुल्यता के आधार पर किसी निकाय अणुओं की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा से संबंधित होती है, अर्थात जो J = W/Q। तो यहाँ J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। या इसके बाद में W = JQ लिख सकते हैं। तो जो ये ऊष्मा होती है इसका मात्रक CGS पद्धति में कैलोरी होता है। अब तथा MK पद्धति या SI पद्धति में जूल होता है। ये ऊष्मा होती है वो अदिश राशि होती है। अब हम प्रकाश डालेंगे कि 1 कैलोरी को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए। तो 1 ग्राम जल का ताप अगर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। जो आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा होती है उसकी मात्रा को हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी से बड़ा मात्रक किलो कैलोरी होता है, ये बड़ा मात्रक होता है। तो 1 कैलोरी = 1 किलो कैलोरी = 10⁻³ कैलोरी होता है। तथा कैलोरी और जूल में संबंध होता है। 1 कैलोरी = 4.18 जूल होता है। अब इसके बाद में होता है ताप जैसे कि हमने पाया कि ठंडा पानी के गिलास और वातावरण के बीच में तापीय साम्य स्थापित हो जाता है, जिसके कारण से पानी गर्म हो जाता है। तो तापीय साम्य के कारण से पानी का गर्म होना, तो एक तापीय
तापीय साम्य में सभी वस्तुओं का एक सर्वनिष्ठ गुण होता है जिसे ताप कहते हैं, जिसका मान उन वस्तुओं के लिए समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो कि इस बात का निर्धारण करता है कि ये दूसरी वस्तुओं के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। अर्थात वस्तुओं के बीच में जो ताप के कारण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ताप का प्रवाह होता है, जो जिसके कारण से उनके बीच में तापीय साम्य स्थापित हो जाता है और दोनों समान ताप पर हो जाती है। तो जो ताप होता है तो इसको डिफाइन का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर कहते हैं इसको। तो ताप भी एक अदिश राशि होता है, जिस प्रकार से कार्य भी ऊष्मा भी अदिश राशि है और तो ताप भी अदिश राशि होता है। इसका मात्रक एसआई पद्धति में केल्विन होता है। अब आता है ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तापांतरण कारण ऊष्मा का संचरण को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए 3 विधियां होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो पहली है चालन, दूसरी संवहन, तीसरी है विकिरण। चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ के कणों की गति के बिना ही ऊष्मा पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा पाकर छड़ के अणु तीव्र आयाम व अधिक ऊष्मीय ऊर्जा से कंपन करते हैं। इस ऊष्मीय ऊर्जा को कण अपने पड़ोसी कणों को दे देते हैं, तो ये कण दूसरे कणों को दे देते हैं। तो तब तक चलता रहता है जब तक कि एक छड़ के कण से ऊष्मा छड़ के दूसरे सिरे के कणों तक नहीं पहुंच जाती। तो इसमें चालन द्वारा ऊष्मा परमाणु से परमाणु में होकर संचरित होती है बिना उनकी गति के, यानी कि परमाणु उसी जगह रहते हैं। कण अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं और बढ़ी हुई ऊष्मीय गति से कंपन करते हैं। तो ठोसों में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो ये जो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण को दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है साधारण भाषा में, कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसके पास एक पेन है, हाथ में उसके पेन है और बच्चे एक लाइन में बैठे हुए हैं, आगे पीछे बैठे हुए हैं। अब वो पेन अंतिम बच्चे तक को देना चाहता है। तो सबसे पहले टीचर पहले वाले बच्चे को पेन देगा, पहले वाला दूसरे वाले को पीछे वाले को देगा, उससे वह उसके पीछे वाले को देगा, उसका पीछे वाला उसके पीछे वाले को देगा और अंतिम वाले को पेन पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ही चालन विधि में होता है। चालन प्रोसेस में भी इसी प्रकार से होता है। परमाणु अपनी ऊर्जा अधिक ऊर्जा दूसरे अणु को देते हैं, उससे पास वाले अणु उनको देते हैं, उसके बाद में आगे वाले अणु को देते हैं, आगे वाले उसके आगे वालों को देते हैं और अंतिम अणु तक उसमें ऊर्जा संचरित हो जाती है। तो इस प्रकार से चालन विधि द्वारा उसमें संचरण होता है। दूसरी प्रकार की जो विधि है ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है संवहन। इसमें तरलों और वायु, जैसे वायु और जल में उसमें का संचरण होता है। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर ऊष्मा को पहुंचाते हैं। तो ये विधि
द्रव और गैसों में अधिक प्रभावकारी होती है। जैसे तल के पास नीचे अगर किसी बीकर में पानी लेके उसको गर्म किया जाए, जो तल के पास का जल है गर्म होकर उसमें साथ साथ एक KMnO4 का टुकड़ा क्रिस्टल डाला जाए तो उसके कारण से वो गर्म जल ऊपर की ओर उठता है, उसका घनत्व कम हो जाता है, तो ऊपर सतह पर चला जाता है। तल का पानी ऊपर सतह पर चला जाता है। उसके साथ ही ये भंवर धाराएँ, ये स्ट्रिप निकलती है जो बैंगनी रंग की KMnO4 की, तो जिसके कारण से ये दर्शाता है कि KMnO4 भी जल के साथ पिघलकर संवहन धारा के रूप में ऊपर की ओर उठ रहा है, चला जाता है। तो गर्म होने पर जल का घनत्व कम हो जाता है, तो उसके स्थान पर अधिक घनत्व वाला जल, ठंडा और अधिक घनत्व वाला जल नीचे की ओर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। तो इसका उदाहरण है, जलती हुई ज्वाला के ऊपर अगर आप हथेली फैलाएं तो हथेली गर्म हो जाती है। इसको दूसरी इस प्रकार से भी समझा सकते हैं, जैसे टीचर पेन को अंतिम बच्चे तक पहुंचाता है, तो वो पेन को अंतिम बच्चे तक कैसे पहुंचाएगा? इस प्रोसेस में, जिसे विकिरण में वो पेन को टीचर फेंक कर अंतिम बच्चे को देगा, थ्रो करके अंतिम बच्चा उसे रिसीव करेगा। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रोसेस होती है। अब हमने देखा है कि कई बार कि इसमें ऊष्मा चालकता गुणांक होता है, जिसके कारण से कुछ वस्तुएं होती है, जैसे तांबा है और एल्यूमिनियम है, उसका ऊष्मा चालकता गुणांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से उनको खाना बनाने के बर्तनों के काम में लिया जाता है। तो वो आसानी से गर्म होते हैं और ऊष्मा संचरित कर देते हैं, उसको फूड को संचरित कर देते हैं। इसी प्रकार से वायु और थर्मोकोल जो होते हैं उनका ऊष्मा चालकता गुणांक सबसे कम होता है, तो ऊष्मारोधी के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे वायु होती है, तो हमारे जो ऊनी वस्त्र होते हैं सर्दी के समय में हम पहनते हैं, तो उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छिद्रों के बीच में वायु फंसी रहती है, जिसके कारण से वो वायु कुचालक के रूप में कार्य करती है और हमारी जो बॉडी की गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देती और हमें ठंडक का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार से गर्मी के दिनों में जो बर्फ़ होती है उसको थर्मोकोल के डिब्बों में रखते हैं, क्योंकि थर्मोकोल के डिब्बे में रखने पर वो पिघलती नहीं है, यानी ऊष्मारोधी का काम करते हैं। तो वायु और थर्मोकोल दोनों ऊष्मारोधी के काम करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कई बार कि हम अगर गर्मी के समय में समुद्र की सतह पर जाते हैं, तो समुद्र की सतह पर हम ठंडक का अनुभव करते हैं। उसका कारण ये है कि जो समुद्र की सतह होती है उसकी वायु ऊपर की ओर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है, जिसके कारण से ऊपर की ओर उठकर वो महासागर के ऊपर चले जाती है, महासागर की ओर चले जाती है, और उसके स्थान पर जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, तो उसके स्थान पर महासागर की जो लहरें हैं, ठंडी वायु है, उधर आ जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की जो हमने 3 विधियां बताई, उसके आधार पर हम दैनिक जीवन में भी कई बार वो कर सकते हैं कि संवहन में, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो मकान होते हैं उसमें जो वेंटिलेटर होते हैं, तो ऊपर वेंटिलेटर ऊपर की ओर रखते हैं और खिड़कियों बीच में रखते हैं। तो उसका कारण ये है कि जैसे उसमें रहने वाले निवासी अब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वेंटिलेटर में होकर बाहर की ओर निकल जाए और खिड़कियों से शुद्ध वायु ऑक्सीजन अंदर की ओर आ जाए। तो इस प्रकार से संवहन विधि द्वारा ये वायु का आदान प्रदान
होता रहता है। इसी प्रकार से जैसे अन्य कई उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में लागू होते हैं। धन्यवाद।